हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माय नेम इज नवीन सिंह जादव और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट को, जिसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी की तत्वों का रसायन। ठीक है, संक्रमण श्रेणी को बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। इसमें डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करते हैं। इस यूनिट को पढ़ने से पहले हम डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। हमारे सिलेबस में या किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डी ब्लॉक की जनरली 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, 4 होती हैं पर वो अपर लेवल की बात है। एक तो होती है 3D, जो कि कहां से कहां तक होती है, मैंने लिखा है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। एक होती है 4D और एक होती है 5D। ये होती सारे डी ब्लॉक की हैं, लेकिन 3D श्रेणी में जो जिनमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 3D श्रेणी में वो तत्व आ जाते हैं। जिनमें 4D कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 4D श्रेणी में आ जाते हैं। जिनमें 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 5D श्रेणी में आ जाते हैं। सबसे पहले बात करें डी ब्लॉक है कहां आवर्त सारणी में। डी ब्लॉक को आवर्त सारणी में हम जानते हैं कि बीच में रखा गया है। कैसे? मैं एस ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता तो सारे एलिमेंट एस ब्लॉक के लिख दूं, पी ब्लॉक के लिख दूं, मतलब नहीं है। हम ओनली ऑन डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक में सबसे पहले 3D की, जिसको सेपरेटली हम अध्ययन करेंगे। डी ब्लॉक को आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप ये बताएंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्वों की जो गुणधर्म है, जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो जो डी ब्लॉक के तत्वों के जो गुणधर्म है वो एस और पी ब्लॉक के दोनों के क्या है, बीच के हैं। दोनों से क्या खाते हैं, मेल खाते हैं। इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है और इसीलिए इनको दोनों के बीच में रखा गया है, पी ब्लॉक और किसके, एस ब्लॉक के, क्योंकि इनके जो गुणधर्म है वो दोनों से क्या करते हैं, मैच करते हैं। डी ब्लॉक का तत्व आप किसको प्रोनाउंस करेंगे कि डी ब्लॉक का तत्व कौन होगा? तो हम बोलेंगे कि किसी भी तत्व, कोई भी तत्व किस ब्लॉक का कब होता है, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में या जिस कक्षक में जाता है वो उसी ब्लॉक का तत्व होता है। जैसे मैं बोलता कि सोडियम, आपने पढ़ा है कि सोडियम एस ब्लॉक का तत्व होता है। यहां से हली ना करो रब से फरियाद, होता है कि नहीं होता? तो ऐसा क्यों है, एस ब्लॉक का क्यों है? क्योंकि जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सोडियम 11 परमाणु क्रमांक। कैसे लिखेंगे? इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, नियॉन। नियॉन 10 परमाणु क्रमांक। नियॉन कितने नंबर की अक्रिय गैस है? 2 नंबर की, परमाणु क्रमांक 10। अक्रिय गैसों में 2 नंबर है, हीलियम और नियॉन। तो कितने आवर्त खत्म हो गए? 2, क्योंकि आवर्त ऐसे आते हैं, इधर ही आती है। पी ब्लॉक में जो अंतिम जो वर्ग होता है वो अक्रिय गैसों का ही होता है। तो अगला जो एस आएगा वो क्या आएगा, 3s, और पीवी क्या आएगा, 3p। 10 हो गए, कितने भरने हैं, 11, तो 11। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में गया, एस कक्षक में। इसीलिए जो सोडियम होता है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक का। इट मींस हम बोलेंगे कि जिस ब्लॉक का एलिमेंट कब होगा, जिसमें उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी बोल रहे हैं। तो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व किसको बोले, डी ब्लॉक का तत्व किसको बोले? सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक की 3 श्रेणियां हैं। एक तो कौन सी, 3D, इसको मैं लिख दिया है। तो ये एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग आता है ना, सेकंड है क्षारीय मृदा धातु वाला। ये 21 से लेके और 30 तक, जिंक तक कौन है, 3D। और 4D और 5D कहां है, 4D है इट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक, और जो 5D है वो लेंथेनम 57 और हैपेनियम 72। उसके बाद क्या है, Hg मरकरी 80। ये 58 से लेके जो 71 तक के जो एलिमेंट हैं वो 4f श्रेणी के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि जब इनका 58 से लेके 71 का, 58 का नंबर होता है सीरियम का और 71 का होता है ल्यूटेशियम का, जो हमारे एफ ब्लॉक में आएगा, हम आगे बात करेंगे। तो इनमें जब 58 से 71 में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो 4f कक्षक में जाते हैं। इसीलिए किस ब्लॉक के एलिमेंट है, 4f श्रेणी को, जिसको हम लेंथेनाइड श्रेणी भी बोलते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद आती है। 5D में डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से, एक तो लेंथेनम, हैपेनियम और हैपेनियम से लेके कौन, मरकरी तक। ये 6D है नहीं, लेकिन लिखी रहती है, हमको इससे मतलब नहीं। हमारे में 3D, 4D और 5D। हम सबसे पहले अध्ययन किसका करने वाले हैं, 3D श्रेणी का, जिसको हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, क्योंकि डी ब्लॉक की पहली श्रेणी है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण श्रेणी के तत्व भी बोलते हैं। तो किसको संक्रमण श्रेणी के तत्व बोले और किसको डी ब्लॉक के? तो हम बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व वो होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, पहले इसको बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व वो होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाता है। तो संक्रमण तत्व कौन बोलते, किसको बोले? संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें डी कक्षक, डी उपकोष आंशिक भरा होता है। आंशिक का मतलब पूर्ण भरा नहीं होता, पूर्ण का मतलब D10 विन्यास नहीं होता, क्योंकि उसमें डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5। 12+1 के नियम से डी उपकोष के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या L का मान होता है 2, तो 12+1 के नियम से कितने आएंगे, 5। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। किस नियम से, पाउली का अपवर्जन नियम से। इसका मतलब डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 आते हैं। तो वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें सामान्य अवस्था में या +2 ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक कैसा भरा हो, आंशिक भरा हो, वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। आंशिक का मतलब D1 से लेके और D9 तक। जैसे मैं बात करता जिंक की, कि जिंक डी ब्लॉक का तत्व है या संक्रमण तत्व है या दोनों है। देख, जिंक से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, आर्गन 18 पे, और अक्रिय गैसों में पी ब्लॉक में आती है सबसे पहले हीलियम, फिर नियॉन और फिर कौन, आर्गन। और ऐसी जो लाइनें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आवर्त। तो इसका मतलब जब आर्गन आई तो कितने आवर्त खत्म हो गए, 3। तो अगला जो एस आएगा वो क्या आएगा, 4s, और पीवी क्या आएगा,
4p और d क्या आएगा, जितने नंबर की अक्री गैस है तो क्या आएगा 3d। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है, हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरें, जिसके लिए n+l का मान क्या हो, कम हो। हमने बोरबरी का नियम पढ़ा है फर्स्ट ईयर में n+l का। s ऑफ कोर्स के लिए द्विगुण सी क्वांटम संख्या का मान 0, p के लिए कितना 1, d के लिए कितना 2 और f के लिए कितना 3। अगर मैं इसमें n+l का मान लिखूंगा तो कितना आएगा, 3 और 2 5। n का मान जो आगे लगा रहता है मुक्त क्वांटम संख्या, ये उसको बताती है आवर्त की संख्या को। इसमें n+l का मान कितना आएगा 4 और इसमें कितना आएगा 5। 4 तो आगे लग रहा है, p के लिए l का मान कितना होता है 1। सबसे कम n+l का मान कहाँ आया 4s में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे 4s में। और s में एक कक्षक होता है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 18 और 2 20, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। तो 18 10 में चले, अब कितने बच गए 10। अब 3d में भरें 4p में भरें तो n+l का मान तो समान आ रहा है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि जब n+l का मान समान आता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरते हैं जिनके लिए n का मान क्या होता है कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भर देंगे d में। और कितने रह गए 10, और d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, क्योंकि d में कितने कक्षक होते हैं 5 होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कितना हो जाएगा d10। ठीक है, 18 और 20 और 10 30 और 4p क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिंक। ये भी तभी मैंने 3d श्रेणी में लिखा है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में गया या गए किसमें डी कोष में गए या डी कक्षक में गए। ठीक है, लेकिन ये संक्रमण तत्व है क्या, देखो सामान्य अवस्था में तो इसका D10 विन्यास है, तो सामान्य अवस्था में तो है नहीं। अब +2 ऑक्सीजन अवस्था में हो सकता है, क्योंकि मैंने संक्रमण तत्वों की क्या परिभाषा बोली कि वे डी ब्लॉक के तत्व जिनकी सामान्य अवस्था में या +2 ऑक्सीजन अवस्था में, कभी कभार +2 लगता है निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था +2 ही होगी कि अवस्था में डी कक्षक ऐसा भरा हो आंशिक, मतलब D1 से लेकर D9 तक विन्यास हो। D10 होगा तो वो संक्रमण तत्व नहीं है, आंशिक भरा होना चाहिए। सामान्य अवस्था में तो नहीं है, लेकिन अगर +2 करते तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलते ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से निकाले जाते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कैसा होता है कम, तो निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ती है कम देनी पड़ती है, इसीलिए क्या हो जाएगा 4s0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तब भी डी कैसा भरा रहा, पूरा का पूरा भरा रहा कि नहीं भरा रहा। इसका मतलब जिंक ना तो सामान्य अवस्था में इसका D10 ही रहा सामान्य में भी, और +2 ऑक्सीजन अवस्था में भी कितना रहा D10 ही रहा। इसीलिए जो जिंक है या जिंक +2 है वो संक्रमण तत्व नहीं है, केवल कौन है डी ब्लॉक का तत्व है। संक्रमण तत्व कौन होंगे, जिनमें कहां से कहां विन्यास हो D1 से लेके और D9, नेवर भी D10 विन्यास। जिनमें D10 विन्यास सामान्य अवस्था में हो या +2 ऑक्सीजन अवस्था में भी हो तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, संक्रमण तत्व नहीं होगा। जैसे हम कॉपर की बात करते तो कॉपर होता है कितना, ये होता है 29, तो यहाँ कितना आता 4s1 आता 29 होता, तो अरे 3d10 ना 4s1 सेम ही एक ही इलेक्ट्रॉन कम आता। तो जब सामान्य अवस्था में तो कॉपर नहीं होता, अगर हम Cu+ की बात करते तो नहीं होता, लेकिन Cu+2 हो जाता संक्रमण तत्व। तो कैसे हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल जाता और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता, क्योंकि S में एक इलेक्ट्रॉन था ना 29 था, 30 से कम, तो उसमें 4s2 था जिंक में। तो इसका मतलब +2 ऑक्सीजन अवस्था में क्या हो गया D9, मतलब पूर्ण भरा नहीं रहा। इसीलिए कॉपर +2 या कॉपर संक्रमण तत्व की भांति व्यवहार कर सकता है +2 ऑक्सीजन अवस्था में। इट मीन्स मैं ये समझा कि प्रत्येक डी ब्लॉक का, प्रत्येक जो संक्रमण तत्व होता है वो कौन होता है डी ब्लॉक का तत्व, क्योंकि चाहे D1 हो चाहे D9 हो, D2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन तो किसमें जा रहा है डी में जा रहा है, तो संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक तत्व होता है। लेकिन प्रत्येक डी ब्लॉक का तत्व जरूरी नहीं है संक्रमण तत्व हो, इसका अपवाद कौन है जिंक। जिंक डी ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, जिंक की सामान्य अवस्था में भी D10 विन्यास है और +2 ऑक्सीजन अवस्था में भी कैसा विन्यास है D10 विन्यास है। ठीक है, पूछा जा सकता है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। आप एक चीज देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ने जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी में तत्व क्यों है 21 से लेकर 30 तक, क्योंकि 3D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में जा रहा है, और डी में भी किसमें 3D में, इसीलिए इनको बोल रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी, क्योंकि डी को कहां से चालू करते हैं 3D से ही चालू करते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी है, संक्रमण तत्व क्यों कहा आप लोग बता सकते हैं। 4D 5D का अध्ययन एक साथ किया जाता है, यूनिट सेकंड दे रखा है यूनिवर्सिटियों ने, सब यूनिवर्सिटियों ने सिलेबस में। ऐसा इसलिए दिया जाता है कि इनका जो आकार होता है वो लगभग कैसा होता है, समान होता है, और जब आकार समान होगा तो गुणों में समानता होगी, गुणों में समानता होगी तो एक साथ अध्ययन करेंगे। हम आगे बात करेंगे क्यों आकार समान होता है 4D 5D का। ये जो लेंथेनाइट तत्व है ना, ये इनकी वजह से आकार छोटा हो जाता है, इसको लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। 5D श्रेणी का घट के 4D के बराबर आ जाता है, हम अगली यूनिट में बात करेंगे, ये यहाँ का नहीं है। जबकि 3D का आकार अलग होता है, इसलिए इनका अध्ययन अलग से किया जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। बात कर लेते हैं 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के विभिन्न प्रकार के गुण, जैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उनकी त्रिज्याएं क्या है, उनके आयनन विभव क्या है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। 3D श्रेणी कहां से कहां तक है, जिसको प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोल रहे हैं। ठीक है, कहां से कहां तक है, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक कहां तक 30 तक। ठीक है, 21 से लेके 30 तक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। ये देखो कि इनका सबसे पहले इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो मैंने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा है
कि n-1 d 1 to 10 और ns 1 और क्या 2। d में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेके 10 तक, और s में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेके 2। या तो 1 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि अधिकतम s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, क्योंकि s में कितना कक्षक होता है, 1। यहाँ n का जो मान है वो कितना होगा, 4। n का मतलब आवर्त की संख्या कितनी होगी, 4। जब यहाँ 4 रखोगे तो अपने आप ही कितना आ जाएगा, 3d, और यहाँ n रखोगे 4 तो कितना आ जाएगा, 4s आ जाएगी। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि 3d श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो n का मान कितना होगा, 4, तो n-1 तो 3d आ जाएगा, 3d 1 to 10 हो सकता है, और s 1 या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n का मान 4 क्यों हुआ, इसीलिए हुआ कि पहला तत्व कौन चालू हो रहा है 3d में, स्कैंडियम। तो कैसे पहचानो, n का मतलब ये आवर्त की संख्या को बता रहा है कि ये चौथे आवर्त में आती है, ये सीरीज डी ब्लॉक की चौथे आवर्त में, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कैसे पहचाना, इससे पहले कौन से नंबर की अक्रिय गैस आती है, आर्गन, और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, और अक्रिय गैसों में कितना नंबर है उसका, 3। सबसे पहले हीलियम पी ब्लॉक में आती है ना, इस तरफ लास्ट में हीलियम, फिर नियॉन, और फिर कौन, आर्गन। तो इस तरफ अंतिम तत्व वही होते हैं अक्रिय गैस वाले। तो जितने नंबर की अक्रिय गैस खत्म होगी, नंबर मतलब अक्रिय गैसों में उसका नंबर, तो कितने नंबर की अक्रिय गैस है, आर्गन, तो इसका मतलब कितने आवर्त खत्म हो गए, 3। तो अब जो स्कैंडियम आएगा वो कहां आएगा, 18 तक तो खत्म होगा, 18 होता है आर्गन का, 3 नंबर की अक्रिय गैस होती है। तो अगला जो आवर्त आएगा वो 19 से लेकर जो तत्व आएंगे अगली अक्रिय गैस तक, क्योंकि अगली अक्रिय गैस आएगी तो अगला आवर्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि अक्रिय गैस अंतिम तत्व होते हैं आवर्तों के, यहाँ पे होते हैं। इसका मतलब आर्गन 3 नंबर की अक्रिय गैस है, तो अगला जो आवर्त चालू होगा ऐसे वाला वो कौन सा होगा, 4। इसीलिए n का मान कितना है, 4। तभी 3d 1 to 10 और 4s 1 to 0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, देखो स्कैंडियम का लिखो, स्कैंडियम 21 होता है परमाणु क्रमांक, इसको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बता सकता हूं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी कूजन, ठीक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी कूजन, ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है। स्कैंडियम कैसे लिखेंगे, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, बस स्कैंडियम को लिख लो, उसके बाद तो डी में भरते चले जाएंगे। उससे पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, आर्गन, तो आर्गन को लिख दो, परमाणु क्रमांक 18। कितने नंबर की अक्रिय गैस है, वो तो फिक्स है कि 3d आएगा, और ये क्या आएगा, 4s आएगा। कैसे आएगा, 18 है तो अगला जो s आएगा वो 4s, और d क्या आएगा, 3d, n-1 आएगा। n का मान कितना है, 4 क्योंकि अक्रिय गैस कितने नंबर की, आर्गन 3, तो अगला जो आवर्त चालू होगा वो कौन सा होगा, 4 ही होगा। तो 3d और 4s ही आएंगे, ये तो फिक्स है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देख लिया यहाँ पे, इसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें एक या क्या आ सकता है, 2। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, 4s में, मैंने बताया था n+l के नियम से। s में इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम 2, क्योंकि s में कितना कक्षक होता है, 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 और 2 20, और 1 किसमें आ जाएगा, d में, तो हो गया 18 2 20 और 1 21। अब वही अगर यहाँ से 22 हुआ तो d में 2 कर दो, 23 हुआ तो d में 3 कर दो, 18 और 2 20, आर्गन तो सब में सेम ही रहेगा, तो रखने की जरूरत नहीं है। 18 और 2 20 और 3 23। अब क्रोमियम आया, ये क्या है, हाँ ये आया क्रोमियम। तो क्रोमियम में क्या हो गया, 3d 5 हो गया, जबकि होना तो क्या चाहिए था, 3d 4 और क्या होना चाहिए था, 4s 2। 18 और 2 20 और 4 24, लेकिन ये d4 की जगह किस में चेंज हो गया, ये d5 में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, और 10 का आधा क्या, 5। जो अर्धपूर्ण विन्यास होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उन्होंने पढ़ा है कि अर्धपूरित या पूर्णपूरित विन्यास कैसे होते हैं, अधिक स्थायी। इसलिए s का एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है, d में शिफ्ट हो जाता है, तो ये d5 और ये क्या हो जाता है, 4s1। क्या होते हैं, ऐसा इसलिए होता है विनिमय ऊर्जा होती है। कैसे, मैं यहाँ बता सकता हूँ आप लोगों को कि कैसे होती है विनिमय ऊर्जा, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। d4 होता है और एक होता है d5। d में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4। d4 होता तो ऐसे होता, और d5 होता तो कैसे होता है, 1 2 3 4 5। विनिमय ऊर्जा का मतलब ये पहले वाला आगे कितनों से एक्सचेंज हो सकता है, d4 में 1 2 3, पहले वाला आगे 3 से, दूसरे वाला आगे 2 से, और तीसरे वाला आगे 1 से, आगे की तरफ। ये पहले वाला कितनों से हो सकता है, d5 में 4 से आगे की तरफ, दूसरे वाला कितने से एक्सचेंज हो सकता है, 3 से, और तीसरे वाला 2 से, और एक लास्ट वाला 1 से। यहाँ टोटल मान कितना आएगा, 6, यहाँ कितना आएगा, 10। तो जिनके लिए विनिमय ऊर्जा का मान ज्यादा आता है वो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्थायी होते हैं, इसीलिए d5 इज मोर स्टेबल देन d4। आप लंगड़ी गोड़ी नहीं खेलते क्या, तो 5 डिब्बे बनाओ, और एक में तो आप 4 लोगों से एक्सचेंज हो और एक में 5 लोगों से एक्सचेंज करो, जैसे 5 डिब्बे बना के ऐसे खेलते हैं ना हम लोग। तो जब 5 लोगों से एक्सचेंज होगे तो ज्यादा परेशानी होगी, जब ज्यादा हैरान होगी तो एनर्जी कैसी ज्यादा खपत होगी, एनर्जी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए d5 इज मोर स्टेबल देन क्या, d4। इसीलिए क्या हो गया, d4 किस में चेंज हो गया, d5 में हो गया। फिर वापस से वही मैग्नीज आ जाएगा, वही कितना है इसका 25, तो 18 और 2 20 और 5 25, एक दोबारा इसमें कर दो तो 25 हो गया। फिर डी में 6 आ जाएगा आयरन में, क्यों, क्योंकि 18 आर्गन तो सेम ही रहेगा, 18 2 20 और 6 26, इसमें 7, इसमें 8, और फिर वही कॉपर का आ गया। कॉपर का एक्चुअल में होना तो क्या चाहिए था, 3d 9 और 4s2। कैसे, पहले इसमें बढ़ते आर्गन 18 और क्या 4s2, 18 और 2 20 और 9 29 ही होता है, लेकिन d9 और d10 में
कौन ज्यादा स्थायी होगा, D10, क्योंकि D10 कैसा विन्यास है, पूर्ण पूरित, इसीलिए AS का एक इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाता है, D में आ जाता है, इसलिए 3D10 और क्या 4s1। याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है आधे आधे नंबर में, कॉपर का पूछा जा सकता है और क्रोमियम का, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कभी कभार पूछ लेता है। और जिंक का क्या हो जाएगा, 3D10 और क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, एक बात और देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले जो एलिमेंट आ रहा है उससे पहले देखो अक्रिय गैस कौन सी है, क्योंकि जितने नंबर की अक्रिय गैस उससे पहले आ रही होगी उतने आवर्त क्या हो गए होंगे, खत्म। क्योंकि अक्रिय गैसें क्या होती हैं, आवर्त ऐसे होती हैं, ऐसे लाइनें जो होती हैं आवर्त सारणी में वो आवर्त कहलाती हैं, और अक्रिय गैस उनके अंतिम तत्व हैं। तो जितने नंबर की अक्रिय गैस चली गई उतने आवर्त क्या हो गए, खत्म। तो जो आगे जो तत्व आ रहा होगा वो अगले आवर्त में आ रहा होगा। तभी मैंने बोला कि 3D श्रेणी किस आवर्त में आ रही है, एक्चुअल में 4th आवर्त में, चौथे आवर्त में, क्योंकि ये आर्गन के बाद है 21 से लेकर 30 तक। तभी n का मान हमने कितना लिया है, n का मान कितना लिया है, 4 लिया है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, S2 तो सब में सेम है, केवल एक तो कॉपर क्रोमियम का याद रखना है S1, और एक क्या कॉपर का याद रखना है 3D10 4s1। ये क्यों है, क्योंकि ये कैसा विन्यास होता है, हाफ फील्ड विन्यास होता है, और हाफ फील्ड विन्यास कैसा होता है, हाईली स्टेबल। और कॉपर कैसा विन्यास है, फुल फील्ड, इसीलिए D9 की जगह क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमियम में D4 की तुलना में D5 हाईली स्टेबल है, क्यों, या क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या आपसे पूछा जा सकता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, क्योंकि यही इसके क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। हम बोलेंगे कि अब आप बोलेंगे कि सर इसमें जिंक भी संक्रमण तत्व तो नहीं होना चाहिए और कॉपर भी नहीं होना चाहिए संक्रमण तत्व, क्योंकि जिनमें D10 विन्यास होता है वो कभी भी संक्रमण तत्व नहीं होते। कौन होते हैं, जिनमें कहां से कहां विन्यास होता है, D1 से D9 तक। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या है, कि वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें सामान्य अवस्था में या +2 ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या हो, आंशिक भरी हो। सामान्य अवस्था में तो मान लिया कि भाई D10 है, कॉपर में भी है और इसमें भी है, लेकिन जिंक में अगर +2 करता तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकलते, क्योंकि 4s कैसा है, n का मान ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले बाह्यतम कोश से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि नाभिक का आकर्षण उन पे कैसा होता है, कम होता है, तो आसानी से निकल जाते हैं। निकालने की ऊर्जा कैसी देनी पड़ती है, कम। तो +2 कर लो तब भी D10 रहेगा जिंक में, तो चाहे जिंक रहो तब भी D10 रहेगा। तो ना तो सामान्य अवस्था में वो है और ना उसमें है +2 में, इसीलिए वो संक्रमण तत्व तो हो ही नहीं सकता, केवल डी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन कॉपर की बात करते तो कॉपर सामान्य अवस्था में तो नहीं है संक्रमण तत्व, क्योंकि D10 विन्यास है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, सामान्य अवस्था में या निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, निम्नतम का मतलब कौन सी, +2। तो +2 करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो S से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किससे निकल जाएगा, D से। तो क्या आ जाएगा, D9। और किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो D1 से लेके और D9। इसका मतलब कॉपर +2 क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व हो जाएगा। ठीक है, तभी हमने बोला था कि प्रत्येक संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का तत्व तो होता है, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व तो सब है जिनमें डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन प्रत्येक डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण तत्व नहीं होता। इसका एग्जांपल लिखो तो आप बोलेंगे जिंक। जिंक डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि ना तो निम्नतम अवस्था में और ना सामान्य अवस्था में डी कक्षक को कभी भी D10 से कम कर नहीं सकता। सामान्य में भी D10 रहेगा और +2 में भी D10 रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो समझने के हिसाब से इसको लिख सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, लिखो आगे। बात कर लेते हैं इनके सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक आकार। परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहले ये परिभाषा सुने। किसी परमाणु में नाभिक से उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक की अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु में, उसकी बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। हम ऐसे लिखते हैं आवर्त सारणी में, 3D श्रेणी को इधर से ऐसे इस रूप में है, तो हम जनरली तो वैसे जानते हैं कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है। क्यों घट रहा था, साइज घटता है कि नहीं घटता, क्यों घटता, क्योंकि हमने, अब हम इसकी बात करें 3D श्रेणी की, तो 3D श्रेणी में हमने क्या किया था, आर्गन और क्या 3D और 4s2, या तो 4s2 था या 4s क्या था 1। इलेक्ट्रॉन सब किस में भरे जा रहे थे, 3D में ही भरे जा रहे थे। चाहे स्कैंडियम को लो चाहे जिंक तक लो, इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हम इधर से इधर जा रहे थे तो कोष की संख्या समान थी। अरे थी कि नहीं थी कोष की संख्या, क्यों समान थी, क्योंकि 3D तो था कोष, एक ही समान कोष था, क्योंकि एक ही आवर्त था तो कोष समान है। कोष बदलता है तो वर्ग बदलता है, ऊपर से जाते तब कोष बदलता है। एक ही उसमें जा रहे हैं तो उसका 3D में जा रहे हैं तो कोष का मतलब n का मतलब समान, n का मान कैसा है, समान है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोष बोलते हैं जिसको, ठीक है, सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कोष का मान तो समान है, लेकिन जब लगातार जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही कोष में जा रहे हैं, लेकिन इधर से इधर जाने पर स्कैंडियम का 30 और जिंक का, स्कैंडियम का 21 और जिंक का 30, तो लगातार जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है। और अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती प्रोटॉन की संख्या। और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक पर धनात्मक आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि नाभिक पर जो धनात्मक आवेश होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो फिर वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, लगातार आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ही कोष में जा रहे हैं 3D में ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ही थैले में करते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे
तभी हम कहते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होता है, कम होता है। लेकिन इनकी वैल्यूज को देख के ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर सही नहीं हो रहा। जनरली तो ये होता है कि बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होना चाहिए, लगातार घटना चाहिए, क्योंकि एक कोष की संख्या समान रहती है और परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता है, जिससे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो नाभिक पर धनात्मक आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभिक पर धनात्मक आवेश प्रोटॉन की वजह से होता है, जिससे नाभिक के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक कैसा करता है, आकर्षित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक खींचेगा तो साइज क्या होना चाहिए, लगातार कम। लेकिन इनके आंकड़ों को देख के नहीं लग रहा कि साइज लगातार कम हो रहा है, पहले तो कम हो रहा है लेकिन बीच के तत्वों में लगभग बराबर रह रहा है और अंतिम तत्वों में फिर जाके बढ़ गया। इसका मतलब कोई ना कोई कारक क्या कर रहा है, इन चीज को प्रभावित कर रहा है, इनकी परमाणु त्रिज्याओं के मानों को। दो कारक प्रभाव करते हैं, एक तो होता है जेड इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड इफेक्ट या क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मतलब साइज का मतलब नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी। अगर नाभिक पर लगातार धनात्मक आवेश बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो उसका परमाणु क्रमांक तो 21 और जिंक का कितना है 30, तो लगातार बढ़ रही है परमाणु क्रमांक, और अगर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक समानुपाती प्रोटॉन। तो नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण ही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या कहलाता है, जेड इफेक्ट। इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर अकेला प्रभावित करता तो त्रिज्याओं के मान लगातार क्या होना चाहिए थे, लगातार क्रम में घटने चाहिए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। अगर ये प्रभावित तो इसका मतलब कोई और चीज भी प्रभावित कर रही है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का जेड इफेक्ट क्या होता है, हमेशा आकार के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि जेड इफेक्ट है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब ही क्या है, नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण, और अगर आकर्षण लगेगा तो आकार क्या होगा, लगातार घटना चाहिए, लेकिन लगातार नहीं घट रहा। इसका मतलब प्रभावी नावेश के अलावा भी कोई चीज क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। दूसरी चीज प्रभावित कर रही है, इसको परिरक्षण प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, पहले डेफिनेशन बता देता हूं। परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है कि किसी परमाणु में आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण, आकर्षण होगा क्या, नहीं प्रतिकर्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, समान, और समान समान में कैसा लगता है, प्रतिकर्षण। तो किसी परमाणु में आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा या बीच के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव जब प्रभावी होगा तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण लगेगा तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, दूर, और अगर दूर चले जाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो डिस्टेंस ही तो क्या कहला रही है, परमाणविक आकार या एटॉमिक साइज, परमाणविक त्रिज्या कहला रही है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि अंतिम तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं के मान तो घट गए, बढ़ गए, तो जाके जबकि लगातार क्या होना चाहिए, घटने चाहिए थे, लेकिन कॉपर जिंक के बढ़ गए। तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता है कि शुरू के तत्वों में तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन कम होती है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी फिर दो फिर तीन। तो अंतिम तत्वों में तो कौन, प्रारंभिक तत्वों में तो कौन प्रभावी रहा होगा, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट प्रभावी होगा, जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज, क्योंकि जेड इफेक्ट का मतलब नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण। इसलिए शुरू के तत्वों में तो जेड इफेक्ट है प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी था, इसलिए त्रिज्याओं के मान क्या हो गए, कम हो गए। बीच के तत्वों में ये देखो, बीच के तत्वों में लगभग परमाणु त्रिज्याओं के मान कैसे हैं, लगभग समान है, लगभग समान। इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों का प्रभाव कैसा है, लगभग बराबर है। क्यों, एक तो साइज को घटाता है और एक क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसका मतलब साइज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। परिरक्षण प्रभाव भी उतना ही प्रभावी है जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश तो आकार को घटाएगा और परिरक्षण प्रभाव बढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बीच वाले तत्वों में। इसलिए त्रिज्याओं के मान लगभग क्या हो गए, बराबर हो गए। अंतिम तत्वों में जाकर त्रिज्याओं के मान एकदम क्या हो गए, बढ़ गए। इसका मतलब कौन प्रभावी हो गया होगा, परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, आकार को बढ़ा देता है। क्यों हुआ होगा प्रभावी, क्योंकि अंतिम तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, लगभग बहुत ज्यादा, D9 D10, 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ गई, तो धक्का मुक्की बढ़ गई, इट मींस इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण लग गया इलेक्ट्रॉनों में, तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, और ज्यादा दूर चले गए, और दूर चले गए तो इसका मतलब नाभिक की अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, तो आकार क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए प्रारंभिक तत्वों में तो कौन प्रभावी होता है, जिससे त्रिज्याओं के मान घटते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट, क्योंकि जेड इफेक्ट आकार को कम करता है। बीच वाले तत्वों में जेड इफेक्ट और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों, जेड इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव दोनों का प्रभाव कैसा होता है, लगभग बराबर होता है, जिससे त्रिज्याओं के मान क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अंतिम तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं, परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा
तो इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे, दूर, और अगर दूर चले जाएंगे तो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मतलब ही क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण। तभी हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने पर आकार बढ़ता है, जबकि प्रभावी नाभिक के आवेश या जेड इफेक्ट के बढ़ने पर आकार घटता है, क्योंकि जेड इफेक्ट नाभिक के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण। तो आप इसको लैंग्वेज की टर्म में लिख सकते हैं, हम आपको इसके लिए नोट्स उपलब्ध करा देंगे कैसे इसको लिखना है, ठीक है। आप अगर डायग्राम बनाएंगे परीक्षण प्रभाव के लिए तो कैसे बनाएंगे आप लोग डायग्राम, आप ऐसे बनाएंगे साहब, जैसे ये तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है और ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, तो ये आंतरिक कोश के, जैसे ये तो 3D के इलेक्ट्रॉन है माना, और 4s के इलेक्ट्रॉन है, यही है कक्षक। आंतरिक तो कौन है, डी, 3D में 3D, और बाह्यतम कौन है, 4s। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में बहुत सारे हैं, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण। अगर प्रतिकर्षण लगाएंगे तो जितने ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ज्यादा बाह्य वालों में प्रतिकर्षण लगाएंगे। तो तभी तो हुआ कॉपर जिंक में कि कॉपर में D9 और जिंक में D10, तो इसका 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। तो 4s के इलेक्ट्रॉनों पर वो क्या लगाने लग गई, प्रतिकर्षण लगाने लग गई। तो ये क्या हो गए, दूर चले गए, और दूर चले गए, इसी को जब ये प्रतिकर्षण लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण प्रभाव। और दूर चले गए तो आकार में अचानक क्या हो गई, वृद्धि, जब कॉपर जिंक के आकार क्या हो गए, लगातार बढ़ गए एकदम लास्ट में जाके, जबकि होना तो क्या चाहिए था, घटने चाहिए थे, क्योंकि लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ने पर या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार हमेशा क्या होता है, घटता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कॉपर जिंक में। इसका कारण कौन है, परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव अंतिम तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी कक्षक में ज्यादा होने की वजह से अधिक प्रभावी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन में धक्का मुक्की या प्रतिकर्षण बढ़ गया, तो बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दूर चले गए। क्वेश्चन आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे कम 3D श्रेणी में किस परमाणु का आकार होता है, तो किसका होता है, निकिल का होता है, ठीक है, याद रखें इसको, है ना। ये डाटा मैंने नहीं, आपको ये डाटा याद नहीं करने, बस इतना याद रखना है कि शुरू के तत्वों में तो घटते हैं, तो हिसाब से लिख दो, केवल पहले वाले को याद कर लो थोड़ा सा, बीच के तत्वों में लगभग कांस्टेंट कर दो, और अंतिम 2 तत्वों में क्या कर दो, बढ़ा दो, और उसका कारण दे दो कि प्रारंभिक तत्वों में तो जेड इफेक्ट प्रभावी है जिससे आकार घटा, बीच वाले तत्वों में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और अंतिम तत्वों में क्या हो जाता है, परीक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है 3D कक्षक में। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, तो नाभिक संधि में कोश के इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, जब दूर चले जाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ें, हम इसके नोट्स भी आपको देंगे। अगर एक बार में लेक्चर ऐसा नहीं लगे तो उसको वापस देखें, और बड़ा मजा आएगा, बस जुड़े रहिए। थैंक्स अ लॉट, अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू भाइयों।